लिखकर स्वयं की कल्पनाएं हम साक्षात्कार करते रहे। लिखकर स्वयं की कल्पनाएं हम साक्षात्कार करते रहे। तू कभी नहीं आया गवाही देने हमारी। तू कभी नहीं आया गवाही देने हमारी, और हम इतिहास की तरह तुम्हें याद करते रहे। नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। जी हाँ, आज हम लोग इतिहास के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास को हम लोग याद करने जा रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आज हमारा विषय होगा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे और उसमें देखेंगे कि हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा चलाई गई, ये कैसे चलाई गई, कैसे आई। आज रविवार का दिन था, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपसे लाइव न मिल सका, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक लंबी वार्ता हो जाए और उस वार्ता में हम लोग कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सीखें। आज मैं लिखने का काम नहीं करूँगा, न लिखने के लिए कहूँगा, लेकिन आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। चलिए भैया, हम लोग सीखते हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। जो लोग टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट होंगे वो लोग तो विशेष तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देखें। भैया, अगर हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के बारे में हम लोग देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी इतिहास को ऐसे लिख पाना मुश्किल है। उसके लिए प्रामाणिकता की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस परंपरा की बात की जाए तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो सबसे पहले प्रयास किया गया वह गोकुलनाथ जी के द्वारा किया गया। और गोकुलनाथ कोई और नहीं था भैया, गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र थे। विट्ठलनाथ की बात की जाए तो विट्ठलनाथ भैया वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, यानी वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु थे, वल्लभाचार्य के पौत्र थे भैया गोकुलनाथ जी। इनके मन में सबसे पहले, हिंदी साहित्य के जगत में सबसे पहले इनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे जो कवि हैं, इस साहित्य तो लिख, कविताएं तो लिख रहे हैं, अपनी कल्पनाओं को क्या कर रहे हैं भैया, पंक्तिबद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन इन कवियों के साथ साथ इनकी कल्पनाएं भी, इनके कविताएं भी सब समाप्त होती जा रही हैं। तो इनके बारे में हम कैसे जानेंगे? जैसे अगर कबीरदास जी के बारे में आज ना लिखा होता तो शायद हम और आप कबीरदास जी के बारे में नहीं जान पाते। तो बस ऐसे ही उनके मन में आया कि इन्हें कहीं इकट्ठे के रूप में एकत्र करके, पिरो करके रख दिया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन कवियों के बारे में संवेदनाएं अपनी दे सकें। तो बस यही तथ्य लेकर ये लिखना शुरू करते हैं। और इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा को प्रारंभ किया, सबसे पहले इतिहास लेखन को शुरू किया। और उसमें इन्होंने कुछ किया नहीं, किसने भैया? गोकुलनाथ जी ने। इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। इन्होंने अपने दादाजी के 84 शिष्यों को लेकर के 84 वैष्णवन की वार्ता नाम से एक ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास को भैया तिथियों की, समय की जरूरत पड़ती है। इन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया, लेकिन इस इतिहास में इन्होंने कवियों का परिचय देना शुरू किया। लेकिन परिचय के साथ साथ तिथियों का, जिस कवि को इन्होंने जैसे पाया लिखना शुरू कर दिया, तो इनका इतिहास एक जीवनी का रूप लेकर रह जाता है। जिस इतिहास ग्रंथ का नाम था 84 वैष्णव की वार्ता। लेकिन गोकुलनाथ जी हार नहीं मानने वाले थे। इन्होंने पुनः दूसरा इतिहास लिखना शुरू कर दिया और दूसरे इतिहास को, अपने दूसरे इतिहास को इन्होंने नाम दिया 252 वैष्णव की वार्ता। इन्होंने जो 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया, उस ग्रंथ में इन्होंने अपने पिताजी यानी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ यानी अपने पिता विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों को लेकर के इन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया। अब तक दादाजी के 84 शिष्यों को लिया, अब अपने पिताजी के 252 शिष्यों को लेकर ग्रंथ लिखना शुरू किया। और उस ग्रंथ को इन्होंने जब लिखना शुरू किया भैया, तो उस ग्रंथ में भी कवियों का उल्लेख किया और कवियों का उल्लेख करके भाई जीवन मृत्यु करके रख दिया। और यह भी जो इतिहास का ग्रंथ इन्होंने लिखा, यह भी मात्र जीवनी बनकर रह गया।
अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरा, अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की पहली प्रयास किसने किया, तो ध्यान दीजिएगा आप लगाएंगे गोकुलनाथ जी। दूसरा प्रयास भैया, इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की दूसरा प्रयास करते हैं भैया अग्रदास के शिष्य नाभादास जी। नाभादास ने किसी और नाम से नहीं बल्कि भक्तमाल के नाम से 200 भक्त कवियों को लेकर इतिहास ग्रंथ लिखना शुरू किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यह भी ग्रंथ जो है आपका केवल जीवनी का रूप लेकर रह जाता है, यानी जो जैसे मिले वैसे लिखते चले गए। अब इसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा में कोई हाथ बटाने वाला नहीं आया। परंपराएं एक समय बाद रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सामने कोई कार्य हो रहा है और कई लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने में अगर हम भी विफल हो जाते हैं तो शायद हम हार मानने लगते हैं। अरे यार, आज तक तो कोई नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे। शायद ऐसे ही कुछ हुआ। और यह जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था गोकुलनाथ जी के द्वारा, ठीक, और नाभादास जी के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य लिखा गया था। इसके बाद इतिहास ग्रंथ का जो प्रक्रिया थी, जो प्रगति था, यह शिथिल पड़ जाता है और 19वीं शताब्दी तक ऐसे ही शिथिल पड़ा रह जाता है। इसके बाद भैया 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ एक विदेशी विद्वान आता है जिसका नाम था गारसा दत्तासी। अगर गारसा दत्तासी की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान था भैया, जो फ्रेंच भाषा में हिंदी भाषा का इतिहास लिखना शुरू कर देता है। सोचिए, भाषा हमारी, साहित्य हमारा, देश हमारा, इतिहास हमारा लिखा जा रहा भैया किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिख रहे हैं। हिंदी साहित्य का लिखा इतिहास और भाषा है फ्रेंच भाषा की, और वो भी भारतीय लोग नहीं लिख रहे हैं, विदेशी लोग लिख रहे हैं। और ये वास्तविक प्रयास था। अगर आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य लेखन का वास्तविक प्रयास किसने किया, तो वो गारसा दत्तासी ने किया था। और यह इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी ने भैया भारत में कुछ लोग मानते हैं कि पत्राचार के माध्यम से किया था। और इस ग्रंथ में इन्होंने, इस ग्रंथ का पहले तो नाम जान लीजिए, यह ग्रंथ का नाम था भैया इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसकी भाषा फ्रेंच भाषा थी। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा गया भैया गारसा दत्तासी जी के द्वारा, इसमें कुल 738 कवियों का उल्लेख किया गया। और ध्यान दीजिएगा 738 कवियों में महज 72 कवि हिंदी के बताए गए। यानी हिंदी का इतिहास लिखा जा रहा है, हिंदी के कवि ही नहीं मिले। 738 कवियों में केवल 72 कवि हिंदी के थे। अब इन तथ्यों को सोचने की बात थी। ये प्रयास किए, लेकिन सार्थक प्रयास था ये। लेकिन इस इतिहास में इन्होंने वर्णाक्रम पद्धति को अपनाया। यानी जो कवि कैसे, मान लीजिए कबीर से पहले चंद्रबरदाई जी आए, लेकिन क माने कबीर तो कबीर पहले आ गए, च माने चंद्रबरदाई तो चंद्रबरदाई बाद में चले गए। यानी वर्णाक्रम पद्धति को अपना लिया गया। लेकिन ध्यान रहे, अब हमारे इतिहास की परंपरा अगर शुरू हो गई है तो ये रुकने वाली नहीं है। हम 19वीं शताब्दी में आ गए हैं और हमारे पास कई जानकारी इकट्ठा हो चुकी हैं। अब इसी इतिहास परंपरा को आगे बढ़ाने का काम दूसरा व्यक्ति करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह भी व्यक्ति जो था ये भी विदेशी विद्वान था, जिसका नाम था मौलवी करीमुद्दीन जी। और ध्यान दीजिएगा ये जो मौलवी करीमुद्दीन जी थे, ये ध्यान दीजिए उर्दू के प्राध्यापक थे। उर्दू के प्राध्यापक भारत में थे और उन्होंने इतिहास लिखा भैया तज़किरा अस-सुग़राई हिंदी के नाम से। लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़ी विडंबना है हमारे साथ, हमारे हिंदी का इतिहास लिखा जा रहा है, कभी फ्रेंच भाषा में लिखा जा रहा है, कभी उर्दू भाषा में लिखा जा रहा है, कभी 738 कवियों का उल्लेख किया जा रहा है, 72 कवि हिंदी के मिल रहे हैं। और तज़किरा अस-सुग़राई हिंदी जो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा भैया, ध्यान दीजिएगा 1004 कवियों का वर्णन किया और 1004 कवियों में महज 62 कवि हिंदी के थे। यानी हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं भारत में। अब क्या होता है, इन्होंने लिखा तज़किरा अस-सुग़राई जिसमें इन्होंने 1004 कवियों का उल्लेख किया और उसमें केवल 62 कवि हिंदी के लिखे गए। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ आप जानिएगा, शेर दहाड़ता है तो अकेले दहाड़ता है, वह कभी झुंड में नहीं दहाड़ता है। ठीक
ऐसे कुछ हमारे देश के साथ हुआ। हमारे राजस्थान का रहने वाले भैया शिव सिंह सेंगर जी आ जाते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू करते हैं, और वो भी हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखना शुरू करते हैं, जिसमें कुल 1000 कवियों का वर्णन करते हैं, और 1000 के 1000 पूरे कवि हिंदी के थे। यानी वाह रे हमारा भारतीय विद्वान, इसने दिखा दिया कि यार कैसे इतिहास लिख रहे हो। हमारे भारत में बता रहे हो कि 62 कवि हिंदी के हैं, 72 कवि हिंदी के हैं, यानी हिंदी के कवि ही नहीं मिल रहे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हो। और इन्होंने वर्णन करके दिखा दिया कि देखिए हम 1000 कवियों का उल्लेख कर रहे हैं, और 1000 के 1000 कवि पूरे किसके हैं? हिंदी के हैं। हमारे यहाँ उर्दू नाम की कोई भाषा नहीं। और अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो राजस्थान के रहने वाले शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। यानी शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने लिखा भैया, जिसमें 1000 कवियों का वर्णन था और सभी के सभी हिंदी के कवि थे। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन इन तीनों लोगों ने भैया वास्तविक प्रयास तो किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन लोगों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। जब इन लोगों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, तो ध्यान दीजिएगा अगला विद्वान जो आता है, विडंबना फिर खड़ी हो जाती है। जब अच्छी शुरुआतें होती हैं तो विदेशी आके टपक पड़ता है। अगला विद्वान जो काल विभाजन का सबसे प्रथम प्रयास करता है, वो कोई और नहीं विदेशी विद्वान था भैया, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, जो भारत में ICS अधिकारी थे। ध्यान दीजिएगा, आज भारत में ICS का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। उस समय भारत का जो IS होता था उसका पूरा फुल फॉर्म होता था इंपीरियल सिविल सर्विस। यानी आज जो हमारा भारतीय लोक सेवा आयोग है, उस समय हमारा शाही लोक सेवा आयोग हुआ करता था, इंपीरियल सिविल सर्विस। अब इंडियन सिविल सर्विस हुआ, पहले इंपीरियल सिविल सर्विस था। यानी शाही लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए थे कौन भैया? जॉर्ज ए ग्रियर्सन जी, जो हमारे भारत में ICS अधिकारी थे। अब इन्होंने भैया कुल 952 कवियों का उल्लेख किया। हालांकि इन्होंने जो 952 कवियों का उल्लेख किया वो सभी के सभी हिंदी के कवि थे, और लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में भैया, लेखन की परंपरा में सबसे पहले जो है काल विभाजन का प्रयास किया। अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया था, तो गारसद तासी ने किया था, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इन्होंने भैया इसमें 952 कवियों का उल्लेख करते हुए इस इतिहास ग्रंथ को कुल 11 भागों में विभाजित किया, और जिसमें प्रथम काल आपका हो जाता है चारण काल। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बाद जितने भी कवि आते गए सबने काल विभाजन का प्रयास किया, जिसमें मिश्र बंधु जी आते हैं। और मिश्र बंधु भैया 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। और इन तीनों लोगों ने भैया मिलकर इतिहास ग्रंथ लिखा, और जिसमें 4591 कवियों का उल्लेख किया। और ये जो 4591 कवि थे, इनको कुछ लोग जो है लगभग 5000 कवि भी मानते हैं। और इनका इतिहास ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद। और ध्यान दीजिएगा, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे हिंदी इतिहास के सबसे प्रामाणिक इतिहासकार हैं, तो इनके इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का दिखाई देता है तो वो मिश्र बंधुओं का ही दिखाई देता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि शुक्ल जी को मिश्र बंधुओं का इतिहास पंचांग के रूप में मिल गया था। तो ये सब तथ्य हैं। अब क्या होता है, अगर शुक्ल जी सबसे प्रामाणिक इतिहासकार हैं तो हम लोग शुक्ल जी से पढ़ना शुरू करेंगे भैया। हालांकि हम आपको अभी सारी चीज़ें बताएंगे। आज तो मैं आपसे केवल ऐसे ही वार्ता करना शुरू कर दिया कि देखें आप लोग भी जग रहे हैं। आप लोग कई बार कहते थे सर जी रविवार को नहीं आते थे, तो मैं सोचा इस बार रविवार को मैं निश्चित रूप से आऊँगा। भले लाइव नहीं हो पाऊँगा लेकिन आऊँगा ज़रूर, और आप लोगों का आशीर्वाद था तो मैं आ गया। तो यही सब चीज़ें थी भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर रविवार को, जैसा अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। अगर कोर्स चाहिए तो वो भी बताइएगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा पूरा कि आपको पूरी वीडियो दी जाए। हर रविवार को आपको एक वीडियो तो निश्चित मिलनी है, लेकिन इतिहास की भी वीडियो या हिंदी साहित्य की भी वीडियो आपको एक रोज़ मिल जाए, मैं प्रयास करूँगा।
अभी जो थोड़ा सा भैया नवरात्रि का समय चल रहा है ना, तो जैसे मैं शाम को तो पढ़ा देता था, वीडियो बना के अपलोड कर देता था, लेकिन होता क्या है इस समय शाम को आरती वगैरह होने लगती तो थोड़ा सा गाना वाना चलने लगता है तो शोरगुल हो जाता है, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो नवरात्रि के बाद मेरा पूरा प्रयास रहेगा, हालांकि इस अंदर भी मेरा प्रयास रहेगा, मैं जैसे ही समय पाऊँगा, जैसे आज दोपहर में तो कोई नहीं है, गाने वगैरह शांत हैं, कोई नहीं, मतलब दोपहर में गाने वगैरह शांत हैं, तो मैं सोचा कि भी एक वीडियो बना लेते हैं। अभी जहाँ जैसे ही कुछ टाइम हुआ तो गाने बजने शुरू हो जाते हैं, और माता जी का बाहर चल रहा है तो भाई स्वाभाविक चीज़ है, ये उत्सव है, हर्षोल्लास के दिन है, तो हमें जो है पूरे मन से और दिल से मनाना चाहिए। ठीक, तो यही सब बातें हैं भैया। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार हम लोग साथ साथ चलें और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ न कुछ चीज़ें, नई चीज़ें हमेशा सीखी जाएं, और मैं सिखाने का काम भर करूंगा। आप भी थोड़ा सा प्रयास करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की काम करिएगा भैया। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज बस करते हैं। सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, धन्यवाद भैया।